गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी में। तो हम लोग आज के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है विधिक इकाई पहचानकर्ता से संबंधित। देखेंगे ये क्या है। पहचानकर्ता से संबंधित है। देखिए, इसका हम अगर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये है क्या, सबसे पहले हम जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2021 से इसको प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ये एक 20 अंक का पहचान के लिए एक जैसे कार्ड होगा, 20 अंक का एक कार्ड होगा। जिस तरीके से हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरीके से, लेकिन आधार कार्ड में बायोमेट्रिक सिस्टम हमारा थंब और रेटिना स्कैनिंग लिया जाता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे ये 20 अंक का होता है। ये बेसिकली संबंधित है 50 करोड़ या अधिक के जो भुगतान होते हैं, इसको हम देखेंगे, वो भी संस्थाओं के द्वारा किए गए जो भुगतान होते हैं 50 करोड़ या इससे अधिक के, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। अगर 50 करोड़ या इससे अधिक का भुगतान करना है तो आपको संस्थाओं को एक विधिक इकाई पहचान जो कार्ड है वो जरूरी होगा। इसके हम देखेंगे, ये केंद्रीय भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वालों के लिए आवश्यक होगा। जो केंद्रीय भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं उनके लिए उपयोग करने वालों के लिए आवश्यक होगा। हम देखेंगे इसमें एक कार्ड इशू किया जाएगा जो केंद्रीय भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसमें 50 करोड़ या इससे अधिक का जो लेन देन होगा उसको शामिल किया जाएगा संस्थाओं के द्वारा, और ये आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि 1 अप्रैल 2021 से इसको जारी किया जाएगा। और ये जो कार्ड है वो विधिक इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड के द्वारा इशू किया जाएगा। तो ये हमारा पहला विधिक इकाई पहचानकर्ता इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस कार्ड को इशू किया जाएगा। तो ये हमारा पहला आर्टिकल रहा। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो केन बेतवा नदी अंतरयोजन परियोजना से संबंधित है। हम देखेंगे ये क्या है। केन बेतवा नदी अंतरयोजन परियोजना। ये है क्या, पहले इन नदियों के बारे में जान लेते। ये दोनों की दोनों नदियां जो हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं। दोनों की दोनों एमपी से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। एक निकलती है विंध्य पर्वतमाला से और दूसरी निकलती है ममर पहाड़ियों से। हम देखते हैं जो केन है वो ममर पहाड़ी से निकलती है और जो बेतवा नदी है वो हमारी निकलती है विंध्य से। शिरडी से निकलती है। ये जो ममर पहाड़ियाँ हैं ये कटनी में है और ये हमारा होशंगाबाद में है। हम देखेंगे ये दोनों
नदी अंतरयोजन जो परियोजनाएं हैं, इसके अंतर्गत विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो 16 लिंक में से जो नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक नदी जोड़ो परियोजना है, इसमें से किया जाएगा कि जो बेतवा का पानी है वो केन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो केन है वो अल्पकाल के लिए, इसमें मतलब कि कुछ समय के लिए वर्ष में पानी रहता है और बाकी समय के लिए इसमें पानी का कमी हो जाती, और बेतवा में सरप्लस होता है पानी का। तो ये हमारा दूसरा आर्टिकल केन बेतवा नदी अंतर योजना परियोजना से संबंधित रही। ये दोनों की दोनों नदियाँ भी महत्वपूर्ण है, यमुना की सहायक नदी है। केन का उद्भव स्थल ममर पहाड़ी कटनी से मध्य प्रदेश से, और बेतवा का उद्भव जो होता है वो होशंगाबाद विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। तो हमारे सेकंड आर्टिकल हमारा जो इसके बाद का है आर्टिकल महत्वपूर्ण है वो है एरी रेशम से संबंधित। एरी रेशम समझ लेते हैं ये क्या है। एरी रेशम चर्चा में क्यों रहा पहले ये जान लेते हैं। असम की सरकार ने 4th ग्रेड जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए खादी की कमीज और उसके साथ साथ में एरी की जो शॉल है और ओढ़नी, एरी की ओढ़नी प्रदान करने का एक प्रस्ताव रखा है या प्रदान कर रही है। तो एरी रेशम है क्या। ये जो एरी रेशम है ये हम देखेंगे असम, बिहार, मणिपुर, असम, बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ हम देखेंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, में पाया जाता है या इसका उत्पादन किया जाता है। हम देखेंगे भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर रेशम से संबंधित सभी प्रमुख जो रेशम है उसका उत्पादन किया जाता है। रेशम के अंतर्गत देखेंगे हम कौन कौन से आता है, तो हम देखेंगे शहतूत, जो भारत में उत्पादित किए जाने वाले रेशम है उसमें से जो शहतूत है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमारा एरी ही हो जाता है, तीसरा मूंगा हो जाता है, और हो जाता है हमारा उष्णकटिबंधीय टसर, और शीतोष्ण कटिबंधीय टसर। ये हमारी जो भारत में रेशम का उत्पादन किए जाने वाली प्रमुख जो विविधता है वो है शहतूत, मूंगा, उष्णकटिबंधीय टसर, शीतोष्णकटिबंधीय टसर और एरी रेशम। इसका उत्पादन सब भारत में किया जाता है। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि महात्मा गांधी का जो सम्मान के फलस्वरूप ये असम की सरकार ने जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए खादी की कमीज और एरी की रेशम और शाल तथा ओढ़नी, ये हमारा आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल है। हम आगे के आर्टिकल में डिस्कस करते हैं वैनेडियम। देखिए वैनेडियम है क्या। वैनेडियम मुख्यतः जो होता है वो लौह अयस्क कार्बन युक्त जो सेल होते हैं और उसके साथ साथ जो फाइलाइट होते हैं उसके मल से प्राप्त किया जाता है। उपयोग इसका जो है वो मुख्यतः इस्पात, वैनेडियम और रेडॉक्स की बैटरी में किया जाता है। तो इससे संबंधित न्यूज क्या रही। भारत में वैनेडियम के स्रोत के संग्रहण के बारे में पता चला है। तो हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वैनेडियम से संबंधित। वैनेडियम ये वैनेडियम देखिए हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में इसका स्रोत पता चला है। अरुणाचल प्रदेश में इसका स्रोत कहाँ पर पता चला है, डेपो और तमांग क्षेत्रों में। डेपो और तमांग क्षेत्रों में।
तमाम क्षेत्रों में इसका पता चला है। हमने इसके उपयोग की बात कर ही ली थी। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग मुख्यतः इस्पात, वैनेडियम और रिडॉक्स बैटरियों में किया जाता है। देखिए ये चर्चा में रहा क्यों, इसका मुख्यतः मतलब कोई भी चीज़ जो चर्चा में होती है उसका कारण क्या होता है। वैनेडियम चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये इसका जो टेम्परेचर है वो अत्यधिक ज़्यादा है, मतलब अत्यधिक तापमान, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये फ्लेक्सिबल है, तापमान इसका सहने की जो कैपेसिटी वो अत्यधिक है और अत्यधिक तन्य धातु है, तो इसका उपयोग हम इस्पात, वैनेडियम और रिडॉक्स बैटरियों में कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो नासा से संबंधित है। नासा ने 2 अपने मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। ये मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है देखेंगे। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट पहला जो मिशन है, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप मिशन। और दूसरा जो मिशन है वो हमारा संबंधित है इलेक्ट्रोजेट जी-मैन इमेजिंग एक्सप्लोरर्स। देखिए पहला जो है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप जो मिशन है, ये मुख्यतः इस बात पर एक्सप्लोर करेगा, रिसर्च करेगा कि जो सौर पवनें हैं किस प्रकार से निर्मुक्त होती हैं, मतलब सोलर विंड किस प्रकार से निर्मुक्त होती हैं और इसका जो प्रभाव होता है, किस प्रकार से ये जो सूर्य है उसके कोरोना भाग से निकलती हैं और किस प्रकार से ये जो हमारी दूरसंचार प्रणाली है और जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको बाधित करती है। अगर हम इसकी बात करें तो सोलर विंड्स जो होती हैं वो कम्युनिकेशन, संचार में, उसके साथ साथ नेविगेशन में, और जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है उसको बाधित करती हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोजेट जी-मैन इमेजिंग एक्सप्लोरर्स क्या होता है। ये इसका जो अध्ययन है इसके लिए किया जाएगा जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर होता है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके बारे में जो इससे जोड़ने वाली वैद्युत धाराएं हैं और किससे, अरोरा को चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेगा। तो हम बस ये याद रखने का प्रयास करते हैं, ये नासा ने 2 मिशन लॉन्च किए हैं, एक एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप मिशन और दूसरा जो है इलेक्ट्रोजेट जी-मैन इमेजिंग एक्सप्लोरर। ये हमारे 2 मिशन हैं जो नासा ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये हमारे एक और हमारी इम्पॉर्टेंट खबर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या खबर है इससे संबंधित? इसने एक रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट का जो नाम है वो है इंडियन
इंडियन सिटीजन इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये रिपोर्ट रिलीज की है। ये रिपोर्ट अध्ययन किस चीज़ का करती है? ये रिपोर्ट जो है इंडियन सिटीजन इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड अध्ययन करती है कि जो भारत की जीडीपी है उसमें से 70% हिस्सा शहरों से आता है। उसके साथ साथ इसने ये भी बातचीत की कि 25 से 30% का ग्रामीण क्षेत्रों में माइग्रेशन देखा गया, मतलब वापस लौटते हुए प्रति मिनट। ये रिपोर्ट इससे संबंधित है और ये भविष्य की जो हमारी जीडीपी है उसकी ग्रोथ से संबंधित किस तरीके से भारत पर जो पैंडेमिक का प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से उभरेगा, इससे संबंधित न्यूज है। तो आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ें थी पिछले 1-2 दिनों में, उसको हमने कवर करने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।